नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस जहाँ होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं अपने प्रेसिडेंट के चैप्टर को, जहाँ हमने इसको कल छोड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम पढ़ चुके थे फाइनेंशियल पावर्स तक। आज हम फाइनेंशियल पावर पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की, यानी कि वित्तीय शक्ति। किसकी वित्तीय शक्ति? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल पावर या फिर वित्तीय शक्तियाँ। क्या होती है वित्तीय शक्तियाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की? द फाइनेंशियल पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर। कौन कौन से उसको फाइनेंशियल पावर और फंक्शंस मिले हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। तो मनी बिल जो आता है ना, जिसको हम नॉर्मली बजट बोलते हैं ना, बजट पेश किया जाता है, वो मनी बिल पेश किया जाता है। तो उसको पार्लियामेंट में पेश करने से पहले किसकी प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी? पहले अनुमति लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। क्या इसकी अनुमति बिना पेश किया जा सकता है? नहीं, पहले पेश करने से पहले अनुमति लेनी होगी, तभी वो पेश किया जा सकता है। तो ये पावर हो गई प्रेसिडेंट की। दूसरा, ही कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज यूनियन बजट। तो जो यूनियन बजट होता है वो कौन रखवाता है पार्लियामेंट के सामने? रखती तो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो हमारी निर्मला सीतारमण है आज की डेट में, लेकिन रखवाता है उनके द्वारा कौन? प्रेसिडेंट। संविधान ने प्रेसिडेंट को अधिकार दिया कि आप बोलना फाइनेंस मिनिस्टर को, और वो वहाँ पे बजट लाएगी, बजट रखेगी पार्लियामेंट के सामने कि सरकार क्या खर्चे करने वाली है और सरकार क्या इनकम कहाँ से जनरेट करने वाली है, उस सबका बताएगी पूरी पार्लियामेंट को। ठीक है। सी, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। तो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के डिमांड नहीं की जा सकती ग्रांट के लिए। मतलब ग्रांट क्या होती है कि भाई सरकार को बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंस करने होते हैं, पूरी साल उनको देश चलाना है, खर्चे तो करने ही पड़ेंगे ना भाई। अब जो खर्चे करने सरकार को, तो उनके लिए वो पार्लियामेंट से डिमांड करेगी कि भाई हमको इस खर्चे के लिए इतना पैसा चाहिए, रोड बनाने के लिए हमको 2 लाख करोड़ चाहिए। ठीक है। और फूड, यानी कि जो फूड सब्सिडी देने के लिए और गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए हमको 3 लाख करोड़ चाहिए। ठीक है। बिजली कंपनियों को देने के लिए हमको 1 लाख करोड़ चाहिए। ओके, ऐसे बहुत सारे खर्चे सरकार करती है। तो ये खर्चे सरकार अपने हिसाब से नहीं कर सकती, पार्लियामेंट से उनको पहले मांगना पड़ता है कि भाई इतने पैसे हमको दे दो। फिर पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है, तभी वो देती है, तभी वो खर्चे कर सकती है। तो ये जो पार्लियामेंट से मांगेगी ना सरकार, ये बिना बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं मांग सकती। प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तभी मांग सकती है। ठीक है। ये प्रेसिडेंट को अधिकार क्यों दिए गए? ताकि फाइनेंस पे कंट्रोल रख सके प्रेसिडेंट, और कोई भी फाइनेंस रिलेटेड मैटर हो प्रेसिडेंट की आंखों के सामने जाए पहले, उसके बाद पार्लियामेंट में जाए जब प्रेसिडेंट उसके लिए हाँ बोल दे। डी, ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। देखो क्या होता है, एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको हम प्यार से सीएफआई भी बोलते हैं। एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसको प्यार से सीएफआई मत बोलना। ठीक है। अब जो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, भारत की संचित निधि, इससे तो कोई भी पैसा निकालना होगा तो पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। अब भाई पार्लियामेंट की अप्रूवल में लगता है टाइम। क्या लगता है? टाइम। लेकिन कोई खर्चा ऐसा आ गया, कोई अचानक से ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें हाथ के हाथ पैसा चाहिए, तो क्या पार्लियामेंट की अप्रूवल के लिए बैठे रहेंगे? क्या नहीं। तो उस केस में एक और फंड बनाया गया जिसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी आकस्मिकता निधि। नाम में इसके है कि भाई आकस्मिक कोई अचानक से खर्चा आ गया, वो करना है, तो वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट उसको अलाउ कर सकता है। पार्लियामेंट की अप्रूवल इस खर्चे के लिए नहीं है जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से की जाती है। खर्चा करते टाइम अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बाद में ले सकते हो पार्लियामेंट की अप्रूवल। तो वही होता है कि भाई प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर को अलाउ करता है। ई, ही कंस्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो ये तो बात मैंने पहले बता दी कि जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, टैक्स की रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है वो। तो कौन सी स्टेट को कितना मिलेगा वो डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन को कौन कंस्टिट्यूट करता है, बनाता है? वो बनाता है प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट की पावर है। और क्योंकि फाइनेंस कमीशन पैसे से रिलेटेड काम ही देख रहा है, तो इसलिए इसको प्रेसिडेंट की हमने फाइनेंशियल पावर बोला। क्या बोला हमने? फाइनेंशियल पावर किसकी? प्रेसिडेंट की। ठीक है। अब बात करते हैं जुडिशियल पावर्स की। फाइनेंशियल पावर सिंपल थी, क्या क्या थी, वापस से एक बार कर लेते हैं रिकैप। कि फाइनेंस मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, पहली ये थी। दूसरा, वो पार्लियामेंट के सामने बजट रखवाता है प्रेसिडेंट। तीसरा, डिमांड फॉर ग्रांट बिना उसकी रिकमेंडेशन के नहीं की जा सकती। चौथा, वो एडवांस यानी कि पैसे निकाल के दे सकता है, अप्रूव कर सकता है खर्चा, किसमें से? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से। और चौथा, पांचवा, वो फाइनेंस कमीशन बनाता है, जो कि रिकमेंड करता है कौन? फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि कितना पैसा स्टेट को दिया जाएगा और सेंटर को दिया जाएगा टैक्स में से। अब जुडिशियल पावर की बात करते हैं, यानी कि न्यायिक शक्तियां।
किसकी न्यायिक शक्तियां हैं ये? प्रेसिडेंट की। क्या क्या है? पहला, ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज अपॉइंट होते हैं ना, वो किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है उनको। किनको? हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जो होते हैं उनको नहीं करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि जिला जिला न्यायालय जिनको बोलते हैं हम, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट करता है, जो कि बड़े जज होते हैं, बड़े बड़े बाबू। तो इन बड़े बाबू का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ये उसकी जुडिशियल पावर हो गई। बी, he can seek advice from Supreme Court on any question of law or fact. However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding on the President. अब मुझे खोल ही लेना चाहिए सैमसंग नोट्स। तो ये क्या बोल रहा है कि साहब सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस ले सकता है प्रेसिडेंट। अच्छा, कैसे ले सकता है? अभी बताता हूँ मैं। ये प्रेसिडेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। नॉर्मल केस तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी केस पे फैसला देता है। कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई लेके आया, वो केस चलेगा, पूरी सुनवाई होगी, वकील होंगे, दलील होगी, बहुत सारा कार्यक्रम होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा और वो फैसला पूरे पूरे भारत पे लागू होगा, ऑल इंडिया, सबको मानना पड़ेगा। ये तो हो गया नॉर्मल केस, ये हो गई साधारण जिंदगी। लेकिन मेंटोस जिंदगी क्या है? मेंटोस जिंदगी ये बोली गई कि भाई प्रेसिडेंट को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई कानून संबंधित मामला है कोई, अब प्रेसिडेंट को खुद को समझ में नहीं आ रहा कि यार इसमें क्या सही मेरा काम होगा, क्या करना चाहिए मुझे। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस मांग सकता है। क्या मांग सकता है? एडवाइस मांग सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वालों केस मुकदमा नहीं चलाएंगे, सीधा ही एक काम करो, बिना किसी केस मुकदमा चलाए तुम मेरे को ऐसे ही बता दो कि मेरे को ये चीज़ के बारे में तुमसे राय लेनी है, तो तुम मेरे को राय दे दो। सुप्रीम कोर्ट राय दे देगा, दे दी। अब इसको मानना या ना मानना प्रेसिडेंट के मर्जी में है। तू हाँ कर या तू ना कर, तू है मेरा प्रेसिडेंट। तो ये सुप्रीम कोर्ट की राय को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है नॉर्मल, तो उसको तो सबको मानना पड़ता है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पावर दी है प्रेसिडेंट को, इसीलिए दी है कि प्रेसिडेंट को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले सुप्रीम कोर्ट से, फिर मानना हो तो मान ले, नहीं मानना हो तो नहीं माने। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये डाउट, ये जो है ना, इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता जबरदस्ती, ये प्रेसिडेंट की इच्छा पे है। तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को दी गई है। बाकी कोई सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके से राय नहीं ले सकता जिस तरीके से प्रेसिडेंट ले सकता है। समझ में आई बात? हम्म, अरे अरे अरे, ये तो बड़ा हो गया। चलो सी नंबर का देखते हैं। ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। तो देखो प्रेसिडेंट को एक और पावर दी गई है। कोई आदमी कोई अपराध करता है तो उसके साथ क्या किया जाता है बताओ? अपराध करेगा उसके साथ क्या किया जाएगा? सजा दी जाएगी ना उसको। सजा कौन देगा? कोर्ट देगा। किसी आदमी ने अपराध किया, उसको सजा दी गई, सजा दी कोर्ट ने। किसने दी मित्रों? कोर्ट ने। थोड़ा लाइट कलर कर लेता हूँ मैं, दिखने में अच्छा लगे। अब कोर्ट ने सजा दे दी, हो गई भाई सजा। मान लो मृत्युदंड दे दिया उसको कि भाई तेरे को फांसी की सजा दी जाती है। दफा 302 जो पहले हुआ करती थी, अब तो बदल गई, के तहत तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिल्मों में बहुत सीन देखा होगा ये। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सजा सुना दी, अब क्या करेगा वो? सुप्रीम कोर्ट तो भाई हाईएस्ट कोर्ट है ना देश का, इससे ऊपर तो कोई है नहीं। इसने सजा सुना दी तो अपील कहाँ होगी अब? तो भारत के राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि भाई किसी आदमी को कोई सजा मिल गई, हाईएस्ट कोर्ट से मिल गई, तो वो आदमी प्रेसिडेंट के पास जा सकता है और प्रेसिडेंट को बोल सकता है मालिक ये सजा मुझे गलत मिल गई, मालिक, मालिक मुझे माफ कर दो, मालिक मुझ पर रहम करो। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो उसकी सजा को माफ कर सकता है या फिर कम कर सकता है, या फिर उस सजा की जो है प्रकृति को बदल सकता है, ठीक है, नेचर को बदल सकता है, नेचर को। और या फिर उस आदमी को एकदम बाइज्जत बरी कर सकता है कि जा बेटा घूम, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना। तो ये पावर दी हुई है, ये इन पावर को बोलते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, ठीक है। अब ये शक्तियां राष्ट्रपति को मिलती है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी नॉर्मली ये देख लो कौन कौन सी टाइप की शक्ति होती है, कि वो पार्डन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, रेमिशन दे सकता है, पनिशमेंट, ये नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे डिटेल में आएगा ये। सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है सेंटेंस को, किसी भी आदमी के कौन से सेंटेंस को कर सकता है वो? किसने सजा दी तो उसको माफ कर सकता है, किसने सजा दी तो होगी ना। तो तीन टाइप के लोग जो है वो सजा देंगे तो उनको प्रेसिडेंट माफ कर सकता है। उनमें उन उन केस में माफ कर सकता है जहां पे पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल क्या होता है कि जो सेना होती है ना, सेना,
सेना का अपना अलग कोर्ट होता है भाई, नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलता उनका कार्यक्रम। तो कोई सैनिक जो है, फौजी जो है, उसने कुछ काम कर दिया, कोई कांड कर दिया, तो उसकी सुनवाई होती है इस सेना के कोर्ट में। और उस कोर्ट में जो सजा होती है उसको हम बोलते हैं कोर्ट मार्शल। सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि कोर्ट मार्शल से मिली हुई सजा को भी वो माफ कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता इसको माफ, ठीक है। दूसरा किसको माफ कर सकता है वो? इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, यानी केंद्र सरकार के किसी कानून के अंतर्गत किसी काम को किसी ने कर दिया, कोई कांड ऐसा कर दिया, मान लो केंद्र सरकार ने कानून बनाया हुआ था, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है ना। किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसको सजा मिल गई, अब मान लो बहुत सजा मिल गई, तो वो केंद्र सरकार के कानून में सजा मिली ना, उसको प्रेसिडेंट माफ कर सकता है चाहे तो, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना कि वो ऑफेंस अंडर यूनियन लॉ को ही माफ करता है। एक स्टेट लॉ और होता है, हमने पहले, जब हम पहले पहले वाली बच्चों वाली क्लासेस पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि एक तो स्टेट लिस्ट होती है, चेंज कर लूँ कलर, कर लो भैया, अच्छे अच्छे कलर अपने पास बहुत सारे, तो अपन काम में लेते हैं ना, मजा आएगा। एक तो स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट पे कानून कौन बनाता है? राज्य सरकारें बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो प्रेसिडेंट उन्हीं सजाओं को माफ करता है जो कि यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत दी गई हो। स्टेट लिस्ट में दी गई सजा को माफ करने का अधिकार प्रेसिडेंट का नहीं है, वो माफ करता है कौन? वो माफ करता है अपना गवर्नर, ठीक है। इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ। बाकी देखो, एक ये चीज है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को मिलता है। क्या? किसी आदमी को अगर डेथ सेंटेंस दे दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया, चाहे वो मृत्युदंड उसको स्टेट के कानून में दिया गया हो, चाहे वो दिया गया हो यूनियन के कानून में, तो उसको माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को ही है, यानी प्रेसिडेंट को ही है। उसके अलावा कोई भी माफ नहीं कर सकता मृत्युदंड को। गवर्नर को मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार नहीं है। गवर्नर को, ठीक है, लिखिएगा मैंने स्पेलिंग, गवर्नर को मृत्युदंड माफ करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। कौन माफ कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। तो कोई भी केस हो जिसमें किसी को मृत्युदंड मिला हो, उसको राष्ट्रपति माफ कर सकता है, यानी मरने वाला है वो आदमी भाई, दैट पर्सन इज गोइंग टू डाई, वो प्रेसिडेंट के पास में अपनी जो है लगा सकता है क्षमादान की याचना। उसमें प्रेसिडेंट चाहे तो उसको माफ कर सकता है, और चाहे तो उसकी याचना को, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। जब रिजेक्ट कर देगा तो उसको लटका दिया जाएगा, माफ कर देगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ये तो हो गई उसकी जुडिशियल पावर। किसकी हो गई भाई साहब? प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति की पावर हो गई। दो पावर हम पढ़ चुके, फाइनेंशियल पावर पढ़ चुके, लेजिस्लेटिव पावर पढ़ चुके, हम डिप्लोमेटिक पावर, जुडिशियल पावर पढ़ चुके, एग्जीक्यूटिव पावर भी पढ़ चुके। अब पढ़ते हैं डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब क्या होता है कि भारत दूसरे देशों के साथ जो संबंध होते हैं ना, उसके, भारत के दूसरे देशों के साथ जो संबंध होंगे, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही किए जाते हैं सारे कार्यक्रम। दूसरे देशों के साथ जो भी व्यवहार करते हैं हम, जैसे एक तो हम अपने घर घर में कुछ बात करें और एक पड़ोसियों के साथ बात करें, तो पड़ोसियों के साथ बात करने का पिताजी को अधिकार है, ऐसा मान लो तुम्हारे घर में सिस्टम है। तो वैसे ही पिताजी कौन है यहाँ पे? प्रेसिडेंट। तो डिप्लोमेटिक पावर किसके पास होती है? सिर्फ सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जितनी भी विदेशी राज्यों के साथ में, विदेशी देशों के साथ में हमारी जो ट्रीटी होती है और एग्रीमेंट होते हैं, वो किसके नाम पे होते हैं? दद्दाजी प्रेसिडेंट के नाम पे। हाउएवर दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। He represents India in international forums and affairs and sends and receive diplomats, ambassadors, high commissioner and so on. तो ट्रीटी जो होगी वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगी, हालांकि होने के बाद उसको पार्लियामेंट अप्रूवल भी देगी। और प्रेसिडेंट जो क्या करता है, हमारा प्रेसिडेंट हमारा भेजता भी है, रिसीव भी करता है डिप्लोमेट्स को, यानी जो राजनयिक होते हैं, जो दूसरे देशों में जाके काम करते हैं हमारे आदमी, और दूसरे देशों के आदमी जो हमारे देश में आके रहते हैं, उनको भेजता भी है, रिसीव करता है कौन? प्रेसिडेंट। उसी का काम है, चाय पानी उनको पिलाता है, एकदम बढ़िया नाश्ता पानी करवाता है। तो ये हो गई प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक पावर। शॉर्ट है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। मिलिट्री पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास में, यानी सैन्य शक्तियाँ। क्या होती है भाई सैन्य शक्तियाँ? तो जो भारत की तीनों सेनाएं होती है ना, उनका कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। ये शक्ति आ नहीं होगी, शक्तियाँ होगी।
शक्तिमान। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। किसका? डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है? भारत का राष्ट्रपति। इन दैट कैपेसिटी ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। तो हम देखते हैं ना, जो सेना अध्यक्ष होते हैं, थल सेना अध्यक्ष, एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, उन सब का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। और किसी देश के साथ हमारा युद्ध है या फिर नहीं, या किसी देश के साथ हमारा युद्ध है जो खत्म कर रहे हैं या फिर नहीं, इसका डिक्लेरेशन भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ये घोषणा। उसके बाद उस घोषणा का पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया जाता है। एक चीज आप लोग सोच सकते हो कि यार प्रेसिडेंट के पास तो इतनी सारी पावर है, प्रेसिडेंट तो बहुत पावरफुल है, फिर प्रधानमंत्री को लोग पावरफुल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी पावर मैंने प्रेसिडेंट की मित्रों आपको बताई है ना, अभी तक जितनी भी पावर आपने देखी, वो खुद की मर्जी से काम में नहीं ले सकता। मतलब तुमको पावर दी गई लेकिन तुम काम नहीं ले सकते, ये सिस्टम है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट उन पावर को काम में लेगा, हाँ बोलेगा, ना बोलेगा। किसी ने अगर क्षमादान की याचना भी की है, मृत्युदंड पर क्षमादान की याचना भी की है, कुछ भी किया, तो अपनी मर्जी से नहीं करता है वो प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय पे ही काम करता है हमेशा। ये जो बोलेंगे ना वैसा ही करेगा, जो जीजा जी बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ये वाला सिस्टम प्रेसिडेंट पे लगता है। तो पावर तो नाम से दी गई है प्रेसिडेंट को, लेकिन काम में उनको लेते हैं प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसलिए प्रधानमंत्री को सबसे पावरफुल बोलते हैं हमारी पॉलिटी में, ना कि राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख है, देखने के लिए बैठा है बस, एक शो पीस है। बाकी मेन काम करता है प्रधानमंत्री, पर्दे के पीछे बैठ के। ठीक है, बाद में बात करते हैं भैया इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट की। यानी कि इसको, इमरजेंसी को क्या बोलते हैं? आपातकाल की शक्तियां। आपातकाल की शक्तियां क्या होती है? आपातकाल की शक्तियां तो हमने देखा था आर्टिकल 352 हमने पढ़ा था, 356 हमने पढ़ा था, 360 हमने पढ़ा था। इसमें इमरजेंसीज की बात की गई, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इन इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में है। In addition to the normal power mentioned above, the Constitution confers extraordinary power on the President to deal with the following three type of emergency। तीन टाइप की इमरजेंसी से डील करने का प्रेसिडेंट पावर देता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन 356 और 365, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ये तीन टाइप की इमरजेंसी को डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ये उसकी इमरजेंसी पावर हो गई। ठीक है, हाँ। लो भैया, ये प्रेसिडेंट की सारी पावर हमने कर ली। बड़ी सिंपल थी, बड़ी आसान थी। कुछ लगा क्या आपको कि कुछ ऐसे दिक्कत लगी क्या कि भाई गड़बड़ था? कुछ कुछ गड़बड़ नहीं थी, एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया हमने। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट करके। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि जो बिल जब हम भेजेंगे ना प्रेसिडेंट के पास में कि भाई प्रेसिडेंट साहब साफ साइन कर दो इसको, तो वो साइन करेगा, नहीं करेगा, रोक सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उन बिल के साथ में वो वीटो पावर में आता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही। और लाइक जो है वो ज़रूर कर देना वीडियो को। ठीक है, लाइक का बटन दबा देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर देना भैया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय सिया राम। धन्यवाद।